सो हेलो एवरीवन, अब हम देखते हैं अपने डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का आखिरी फाइल। ये है हमारी क्यूटी ऐप, मतलब जो पाई क्यूटी की हेल्प से हमने एप्लीकेशन बनाया था, जो इस डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का जीयूआई इंटरफेस है, उसके कोड को देखेंगे और समझेंगे। पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे पाई क्यूटी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो मैंने गूगल और चैट जीपीटी के हेल्प से बनाया है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बारे में मुझे अच्छे से आइडिया नहीं है। जैसे पाई क्यूटी में बहुत सारे विजेट्स हैं जो हमने इंपोर्ट किए हैं, तो उनके बारे में मुझे बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट सिस देख सकते हैं। तो जो सिस मॉड्यूल है वो सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर्स और फंक्शंस को रखता है। उससे हम हमारे सिस्टम के स्पेसिफिक फंक्शंस इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं ठीक से इसको समझा नहीं पा रहा हूँ, बट मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसके बारे में रिसर्च ज़रूर करना। हो सके तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बना सकता हूँ, जिससे मुझे भी इसका और अच्छे से आइडिया हो जाए। फिर हम दूसरी चीज़ है हमारी विजुअलाइजेशन मॉड्यूल, जो हमने पहले कवर किया था, उसे इंपोर्ट कर रहे हैं एज वी या फिर VZ, जैसा आप इसको बोलना चाहें। फिर PyQt 5 यूज़ कर रहे हैं हम। PyQt 6 भी आ चुका है, बट जैसे मैंने बताया कि मैंने चैट जीपीटी से बहुत कुछ काम करवाया है, तो उसने मुझे PyQt 5 का कोड दिया था, तो मैंने भी PyQt 5 यूज़ किया है। इन केस इनमें से आपके पास कोई मॉड्यूल नहीं है तो आपको टर्मिनल में जाके पिप इंस्टॉल और उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा, तो वो आप ज़रूर कर लेना। तो हमने PyQt 5.qt विजिट्स में से बहुत सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है। इनमें से कुछ हमने यूज़ नहीं किए हैं, जैसे कि क्यू लाइन एडिट है या फिर क्यू फॉर्म लेआउट है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे हमने यूज़ किए हैं। ये ग्रेड आउट आप देख सकते हैं, वो यूज नहीं है। फिर उसके बाद हमने डेटा हैंडलर में से अपना डेटा हैंडलर को इंपोर्ट किया है, जो हमारी फ़ाइल थी। तो अब हमारे मेन एप्लीकेशन को देखते हैं। तो हमने एप्लीकेशन का एक क्लास बनाया है जिसका क्यू मेन विंडो का पैरामीटर दिया है, वो हमारा मेन जीयूआई का विंडो होने वाला है। तो यहाँ पे हमने सुपर डॉट इनिशियलाइजेशन का फंक्शन यूज़ किया है। मुझे ये बहुत अच्छे से समझ नहीं आया है, बट क्योंकि मुझे कोड के साथ लिखा हुआ मिला है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन देखा है, तो मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया है। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसको और ज़्यादा अच्छे से खुद एक्सप्लोर करें, और तब तक मैं भी इसे थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा अपन बाकी सबको देखते हैं। तो हम यहाँ पे मेन विंडो टाइटल दे रहे हैं। जो हमारा GUI ऐप का जो विंडो रहेगा उसका मेन टाइटल रहेगा डेटा विजुअलाइजेशन टूल। फिर इसकी जियोमेट्री भी सेट कर रहे हैं, यानी कि हम उस विंडो की हाइट और विड्थ डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारा 1280x720 पिक्सल्स का होगा। एंड में जब हम इस एप्लीकेशन को चलाएंगे तब हम इसको देख पाएंगे। फिर हमने सेल्फ डॉट हैंडलर के अंदर हमारा डेटा हैंडलर को स्टोर किया है, जो हमने यहाँ इंपोर्ट किया था। फिर हम एक लोड स्टाइल शीट भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम इस एप्लीकेशन के लिए एक स्टाइल शीट यूज़ करेंगे। ये स्टाइल शीट .qss फाइल की होगी और ये बहुत सिमिलर है CSS से। तो अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया है जिसमें HTML CSS वगैरह अगर आपने किया है, तो ये आपके लिए ईजी रहेगा समझना। फिर लास्ट में हम इस UI को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अब इन सारे मेथड्स को एक एक करके हम डेवलप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाया इनिशियलाइज UI करके, जो यहाँ पे हम कॉल करने वाले हैं। उसमें हम एक लेआउट बनाते हैं जिसमें QV बॉक्स लेआउट का यूज़ करेंगे। ये PyQt ऐप के अंदर Qt विजेट्स के अंदर मिलेगा आपको, उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। फिर एक लोड बटन रहेगा जिसमें हम Q पुश बटन का यूज़ करने वाले हैं। उसमें जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो है लोड फाइल। जैसे हम लोड बटन को क्लिक करेंगे वो सेल्फ में से लोड फाइल लाएगा, जो हम आगे देखने वाले हैं। लेआउट डॉट ऐड विजेट वो बटन को हमारे UI में ऐड करता है। सिमिलरली डिस्प्ले टेक्स्ट भी है एक, जिसमें हम Q टेक्स्ट एडिट का यूज़ करेंगे। अब इस एप्लीकेशन का एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको खुद से बनाते जाएंगे ना, तब थोड़ा बहुत आपको आइडिया आता जाएगा। हमने उस टेक्स्ट के लिए भी एक विजेट ऐड किया है जो इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। फिर हम एक और बटन ऐड कर रहे हैं जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करने के लिए रहेगा। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सबमिट वेरिएबल्स का काम करेगा। ये जो सारे फंक्शंस हैं, जैसे लोड फाइल हो गया या फिर सबमिट वेरिएबल्स, या आगे जो डेटा क्लीनिंग ऑप्शंस है, विजुअलाइज डेटा है, ये सारे हम इसी कोड में आगे बनाएंगे, तो उसको भी देखते जाइएगा। लेआउट ऐड विजेट से उस बटन को हम ऐड करेंगे। ये सिमिलरली हम क्लीन बटन भी है जिसमें डेटा क्लीनिंग ऑप्शंस रहेंगे, और सिमिलरली हम डेटा विजुअलाइज करने के लिए भी एक बटन बना रहे हैं।
फिर उसके बाद एक टेबल विजिट है जिसमें हम क्यू टेबल विजिट का यूज़ करेंगे। ये हमारे डेटा सेट को डिस्प्ले करने के लिए रहेगा। लास्टली एक कंटेनर में हम क्यू विजिट को स्टोर करेंगे और उस कंटेनर में हम लेआउट सेट करेंगे जो हमारा मेन लेआउट रहेगा। और फिर सेट सेंट्रल विजिट में हम उस कंटेनर को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लोड फाइल। आपने देखा था जैसे हमने सेल्फ लोड फाइल यहाँ पे यूज़ किया था लोड बटन के अंदर, वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो कोड है उसमें हम कुछ ऑप्शंस रखेंगे जिसमें हम क्यू फाइल डायलॉग्स में से ऑप्शंस फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं। फाइल नेम में और एक अंडरस्कोर में हम इस वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं जिसमें क्यू फाइल डायलॉग में से ओपन फाइल नेम करने वाले हैं। अब ये करता क्या है, इसकी हेल्प से हम अपने डिवाइस में से एक फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम वो फाइल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका ये टाइटल दिखाया जाएगा जिसमें से आपके पास CSV फाइल और XLSX फाइल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। एक ऑल फाइल्स का जो ऑप्शन रहता है वो भी आपको मिलेगा ताकि आप बाकी सारे फाइल्स भी देख पाएँ। उसके बाद एक कंडीशनल है, अगर फाइल नेम एग्जिस्ट करता है यानी कि हमने कोई फ़ाइल सिलेक्ट करी है तो फिर हम हैंडलर के लोड फाइल में उस फाइल नेम को डालेंगे, यानी कि वो जो पूरा पाथ रहेगा वो उसमें स्टोर होएगा। जो हैंडलर है वो हमारे डेटा हैंडलर में है और उसमें जो लोड फाइल है उसका यूज़ तो आप देख चुके हैं। जैसे ही वो फाइल लोड हो जाती है तो हमारा डिस्प्ले टेक्स्ट काम में आएगा जहाँ पे हम ये पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिस्प्ले करेंगे कि हमारा फाइल लोड हुआ है उस पर्टिकुलर फाइल के पाथ से। और ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, इस डिस्प्ले टेक्स्ट में। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जहाँ पे हम जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे उसमें टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे इस केस में हमने फाइल लोड कर लिया है तो डिस्प्ले टेक्स्ट में हम इस टेक्स्ट को अपेंड करेंगे यानी कि ये टेक्स्ट डिस्प्ले होएगा। फिर सेल्फ में से हम डिस्प्ले कॉलम्स का यूज़ करेंगे। डिस्प्ले कॉलम्स क्या है वो उसके नीचे हमने डिफ़ाइन किया है। इन केस यहाँ पे कोई एरर आता है तो उसके लिए भी एक वैल्यू एरर थ्रो होएगी और ये जो वैल्यू एरर है वो एक एडिशनल मैसेज बॉक्स में आएगा, यानी एक जो पॉपअप विंडो होता है वैसा। तो इसके बाद हमारे पास है डिस्प्ले कॉलम्स जो हम यहाँ पे लाने वाले हैं। उसमें जो हमारे हैंडलर्स में से गेट कॉलम्स हैं उसको कॉलम्स में स्टोर कर रहे हैं, फिर उसी को हमारे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करेंगे। सेम कोई एरर आता है तो एक पॉपअप में वो एरर दिखाई देगी। उसके बाद हमारे पास है सबमिट वेरिएबल्स। सबमिट वेरिएबल्स हमारे बटन्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइंड है, यानी कि जो सिलेक्ट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाला बटन था उसके थ्रू हम वेरिएबल सबमिट करेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है, हैंडलर के गेट कॉलम्स को हम कॉलम्स में स्टोर कर रहे हैं जैसा हमने पहले किया था। फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा जिसका टाइटल हमने सेट किया है सिलेक्ट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और फिर उसका एक लेआउट हम चालू करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक लेबल हम डालने वाले हैं जिसके लिए हम क्यू लेबल यूज़ करेंगे और उसमें हमने लिखा है सिलेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो एक्चुअली वेरिएबल होना चाहिए बट इट इज़ ओके। अब उस लेआउट में हम एक एडिशनल विजेट ऐड करेंगे जिसमें हमारा डिपेंडेंट लेबल स्टोर होएगा। अब उसका एक कॉम्बो बॉक्स भी हम बनाएंगे। कॉम्बो बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमारे पास सारे कॉलम्स आ जाएंगे जिससे हम हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करने वाले हैं। तो उस कॉम्बो बॉक्स में जो हमने डेप कॉम्बो के नाम से रखा है उसमें हम आइटम्स ऐड करेंगे और वो रहेंगे हमारे कॉलम्स जो हमने गेट कॉलम से लाया है। फिर उसमें ही वो विजेट ऐड होगा। सेम चीज़ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ भी करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इसमें हम कॉम्बो बॉक्स की जगह क्यू लिस्ट विजेट रखेंगे जो एक लिस्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले होएगा, और जो उसका सिलेक्शन मोड है वो हमने मल्टी सिलेक्शन रखा है, मतलब हम बहुत सारे वेरिएबल सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके लिए एक फॉर लूप भी रखा है जिसकी हेल्प से हम जितने आइटम सेलेक्ट करेंगे उन सबको हम अपने विजिट में ऐड कर पाएंगे। फिर एक बटन बॉक्स भी है जिसमें एक ओके का बटन रहेगा, एक कैंसिल का बटन रहेगा। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो उसके लिए कनेक्शन है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसके लिए कनेक्शन है। और इस बटन बॉक्स का विजिट भी हम लेआउट में ऐड करेंगे। फिर डायलॉग में सेट लेआउट करके हम उस लेआउट को सेट करने वाले हैं। अगर इस डायलॉग बॉक्स का एग्जीक्यूशन डायलॉग एक्सेप्टेड है तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डेप कॉम्बो का करंट टेक्स्ट होगा, यानी कि जो डेप कॉम्बो में हमने सिलेक्ट किया था वेरिएबल उसका जो टेक्स्ट है वो हम डेप वेरिएबल में स्टोर करेंगे। डेप वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे। तो इंडेप की जो लिस्ट है जो हमने यहाँ पे बनाई थी उसमें से जितने भी सिलेक्टेड आइटम्स हैं उस आइटम के पूरे टेक्स्ट को लेंगे और उसे एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सिलेक्ट नहीं होते हैं तो इस एरर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट हो जाएंगे तो वापस हम हैंडलर के सेट डिपेंडेंट वेरिएबल और सेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करेंगे जिसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टोर करेंगे। ये होने के बाद हम हैंडलर के डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल का भी यूज़ करेंगे ताकि हम अपने वेरिएबल्स को डिस्प्ले कर सकें। उसके बाद एक और कंडीशनल है, अगर यूजेबल डेटा नन होता है या फिर यूजेबल डेटा एम्प्टी होता है
तो फिर उस टेक्स्ट बॉक्स में हम डेटा इज़ एम्प्टी और नन प्रिंट करेंगे, और उसके बाद उस टेक्स्ट बॉक्स में हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिस्प्ले करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी डिस्प्ले करेंगे। फिर हम इस मेथड को कॉल करेंगे जो है डिस्प्ले सिलेक्ट वेरिएबल। अब डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल यहाँ पे 2 बार है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। हैंडलर के अंदर जो डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल है यहाँ पे मैंने SEL यूज़ किया है, और जो Qt ऐप के अंदर डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल है उसमें SELE यूज़ किया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आप इससे अलग नाम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको भी हमने इसके नीचे डिफ़ाइन किया है तो वो भी देखेंगे। तो यही आ गया है डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल। यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा यूजेबल डेटा एम्प्टी या फिर नन तो नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी अवेलेबल वेरिएबल्स हैं उनके कॉलम नेम्स को डिस्प्ले करेंगे। हमारे जो सिलेक्टेड वेरिएबल्स हैं उसको भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो लिस्ट के अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल डालेंगे, प्लस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिस्ट है उन दोनों को ऐड करेंगे। यानी कि सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसके बाद जितने भी सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उनको सिलेक्टेड वेरिएबल्स के अंदर डालेंगे। फिर हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं जो है अपडेटेड वॉर्स, और ये एक एम्प्टी लिस्ट होगी। और फिर इस सिलेक्टेड वेरिएबल्स का एक फॉर लूप बनाएंगे। अगर कोई वेरिएबल हमारे यूजेबल डेटा के कॉलम्स में है तो हम अपडेटेड वेरिएबल्स के अंदर उस वेरिएबल को अपेंड करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो एक डमी वेरिएबल्स का वेरिएबल बनाया है जिसमें एक लिस्ट है, उसमें एक सिंगल लाइन कोड है जिसमें हम यूजेबल डेटा के उन कॉलम्स को देखेंगे जिनका नाम वेरिएबल के नाम प्लस एक अंडरस्कोर से शुरू होता है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को इनकोड करते हैं तो डमी वेरिएबल्स बनाते समय पांडाज ये करता है जो कैटेगोरिकल वेरिएबल का नाम है उसके साथ एक अंडरस्कोर जोड़ता है और फिर उस वेरिएबल का नाम लिखता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास डायमंड CSV की फ़ाइल है, इसमें हमारे पास है कट, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। उसके अंदर जो इसके वैल्यूज़ हैं वो आइडियल है, प्रीमियम है, गुड है, प्रीमियम है, ऐसे है। तो जब ये एनकोड होगा तो ये अलग अलग कॉलम्स में बट जाएंगे। जैसे जो कट वेरिएबल है वो डिवाइड हो जाएंगे कट अंडरस्कोर आइडियल में, कट अंडरस्कोर प्रीमियम में, कट अंडरस्कोर गुड में। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स बनेंगे। और जैसे कट अंडरस्कोर आइडियल बनाया है उस कॉलम में जहाँ पर भी आइडियल था वहाँ पे 1 आ जाएगा, जहाँ पर भी आइडियल नहीं था वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो उसके लिए हमें ये डमी वेरिएबल्स का वेरिएबल बनाना पड़ा है, और अगर एनकोडेड डेटा है तब ये यूज़ होएगा। और फिर उन डमी वेरिएबल्स को हम एक्सटेंड करेंगे हमारे अपडेटेड वेरिएबल्स में। फिर हम इस फाइल के लिए एक और वेरिएबल बनाएंगे जो है यूजेबल डेटा QT। अब ये यूजेबल डेटा ही है बट वो इस पर्टिकुलर फाइल के लिए है, जिसमें हम यूजेबल डेटा में से अपडेटेड वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे। यूजेबल डेटा जो हमारा मेन डेटा है, अपडेटेड वेरिएबल जो हमने यहाँ पर अपडेट किए हैं, तो वो डेटा हमारे यूजेबल डेटा QT में स्टोर होएगा। तो इससे 2 प्रिंट स्टेटमेंट बनते हैं। एक जो हमारे सिलेक्टेड वेरिएबल्स हैं, जो अपडेटेड वेरिएबल्स रहेंगे वो प्रिंट होंगे, और फिर डेटा का एक प्रीव्यू प्रिंट होएगा। अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये हमारे GUI एप्लीकेशन में नहीं आएगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारे टर्मिनल में दिखाई देगा। फिर जो हमारा टेबल विजिट है, मतलब जो हमारा टेबल डिस्प्ले हो रहा है GUI एप्लीकेशन में, उसके सारे कंटेंट्स को हम क्लियर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है, हम उसको पूरे से हटा के और उसमें हमारा नया टेबल डालने वाले हैं। क्योंकि जो भी हम क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उससे पहले ही एक टेबल डिस्प्ले में रहेगा, उसको हम हटा के हमारी अपडेटेड टेबल लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्लियर कंटेंट्स करेंगे और जो रो काउंट है उसको 0 कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा रो काउंट है उसको सेट करेंगे, और वो रहेगा हमारा यूजेबल डेटा का लेंथ। जो हमारे यूजेबल डेटा QT का लेंथ है उस लेंथ का रो काउंट रहेगा, और जो कॉलम काउंट है वो हमारे अपडेटेड वेरिएबल्स का लेंथ रहेगा। अपडेटेड वेरिएबल्स हमारा एक लिस्ट है तो उसकी लेंथ हमारा कॉलम काउंट रहेगा, क्योंकि अपडेटेड वेरिएबल्स के अंदर हमारे कॉलम्स के सारे नाम्स हैं। फिर जो हेडर लेबल्स हैं, यानी जो हमारे कॉलम के नाम हैं, उसमें हम अपने अपडेटेड वेरिएबल्स डालेंगे जो एग्जैक्टली वही है। फिर हमारे पास एक छोटा सा फॉर लूप है जिसमें एक और नेस्टेड फॉर लूप भी है। ये पूरा जो कोड है ये एक एक करके हमारी टेबल में डेटा इनपुट करता है। सबसे पहले रो के इंडेक्स और रो का डेटा, और फिर कॉलम का इंडेक्स और कॉलम का डेटा, इनको यूज़ करके एक एक करके हमारी टेबल को भरता है। ये हमारे यूजेबल डेटा में से जितना डेटा है उसको एक एक करके हमारे GUI इंटरफेस के टेबल को भरता है। और इस अगली लाइन में हम टेबल विजिट के व्यू पोर्ट को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म हुआ है वो चीज़ अपडेट होनी चाहिए उसके लिए। तो हमारे पास आगे ये छोटा सा कोड और है। ये किस काम के लिए है मैं पहले वो बता दूँ। आगे जो हम डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसमें हम कुछ रोज़ को रिमूव करते हैं। अब जो वो रोज़ हैं
वो मेन डेटा जो हमारा यूजेबल डेटा है जो बैकएंड में है उससे तो रिमूव हो जाता है, बट फ्रंट एंड में जो टेबल डिस्प्ले हो रही है उसमें से रिमूव नहीं होते हैं, बल्कि वो पर्टिकुलर रो जो है वो एम्प्टी हो जाती है और बाकी के सारे कंटेंट्स वैसे के वैसे रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर कोड से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो रोज़ डिस्प्ले में भी रिमूव हो जाए। इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, प्लस इसका जो रिमूव करने का मेथड है वो बॉटम से टॉप तक है। अगर टॉप से बॉटम हम रिमूव करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे रोज़ भी इस डिस्प्ले से रिमूव हो जाएं जो हमें एक्चुअली चाहिए हैं। तो इसलिए हम एकदम रोज़ के बॉटम से शुरू करने वाले हैं। ये लाइन ये इंश्योर करता है कि हम जितनी भी रोज़ हैं वो एकदम बॉटम से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने एम्प्टी को एक ट्रू वैल्यू दी है जो ये इंश्योर करेगा कि हमारा जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो एम्प्टी है या नहीं। उसके बाद एक और फॉर लूप है जो हमारे टेबल विजिट्स में से कॉलम काउंट की रेंज में काम करता है। उसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि जो टेबल विजिट का आइटम है किसी रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स में या फिर कहें किसी एक पर्टिकुलर सेल में, अगर वो आइटम या फिर उस आइटम का कोई टेक्स्ट प्रेजेंट है तो वो एम्प्टी नहीं है, और यहाँ पर ये लूप ब्रेक हो जाएगा और ये बार बार हर रो में चेक होएगा। अगर कोई रो यहाँ पे एम्प्टी होती है तो हम उस पर्टिकुलर रो को रिमूव कर देंगे। और ये बॉटम टू टॉप इसलिए कर रहे हैं ताकि ऊपर के जितने भी रोज़ हैं वो इफेक्ट ना हो। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नीचे की रोज़ का जो इंडेक्स है वो चेंज हो सकता है, उसकी वजह से कुछ ऐसी रोज़ रिमूव हो सकती है जो एक्चुअली हमारे यूजेबल डेटा में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद कुछ एक्सेप्शन हैं, जो कोई भी एरर आता है तो वो डिस्प्ले के काम आ सकता है। ये था डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल्स का। अब इसके बाद हमारे पास है गेट इनकोडेड वेरिएबल्स, जिससे हम इनकोडेड वेरिएबल्स ला सकते हैं। उसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स हैं जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे हैंडलर के कैटेगोरिकल कॉलम में है, अब डेटा हैंडलर के अंदर कैटेगोरिकल कॉलम्स भी हैं, इसको देख लेते हैं कहाँ पर है। तो हमारे एनकोड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स वाले मेथड के अंदर जो कैट कॉल्स हैं उसमें हम यूजेबल डेटा के कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे हैं, और वो यहाँ नहीं, एक्चुअली इसकी वजह से हमें QT ऐप के अंदर मिल रहा है। तो हैंडलर के कैट कॉल्स में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एनकोडेड कॉलम में से निकलेगा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे हैंडलर के कैटेगोरिकल कॉलम्स में से है तो हम एनकोडेड कॉलम के अंदर इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करके उसमें इनपुट करेंगे, और ये चीज़ हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिटर्न करेगा। ये जो गेट एनकोडेड कॉलम है वो हमने नीचे डिफाइन किया है। तो एनकोडेड कॉलम हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए एक लिस्ट है जिसमें हम यूजेबल डेटा के कॉलम्स को चेक करेंगे जो स्टार्ट होते हैं कॉलम के नाम से प्लस अंडरस्कोर, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। अगर वो ऐसे स्टार्ट होते हैं यानी कि वो एनकोडेड कॉलम्स हैं और वो हमें रिटर्न होएंगे, या नहीं तो नन होंगे। फिर हमारे पास है डेटा क्लीनिंग ऑप्शंस। ये एक अलग मेथड है, उसमें हम ऑप्शंस के अंदर एक लिस्ट स्टोर करेंगे जिसमें हम अलग अलग डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस रखेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा main.py में था। इसमें बस दो चीज़ें नहीं है, एक डिस्प्ले करने का और एक एग्जिट करने का, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स और है जिसमें हम चॉइस और ओके डाल रहे हैं, जिसमें हम क्यू इनपुट डायलॉग में से गेट आइटम को यूज़ करने वाले हैं। उसमें डेटा क्लीनिंग ऑप्शंस हेडिंग रहेगी और उसमें से हम कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए पूछेंगे, और फिर उसके अंदर हम अपने ऑप्शंस को डिस्प्ले करेंगे। ये हमारा छोटा सा विंडो रहेगा जिसमें से हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ओके और चॉइस दोनों होती है तो उसके अंदर हमारे पास कुछ और कंडीशनल्स हैं, जैसे अगर चॉइस हैंडल मिसिंग डेटा होती है, यानी कि ये पहली वाली, तो हमारे हैंडल मिसिंग डेटा को यूज़ करने वाले हैं। ये हैंडल मिसिंग डेटा भी हमने नीचे डिफ़ाइन किया है और उसी की तरह हमने बाकी सब भी डिफ़ाइन किए हैं। तो एक एक करके उन सबको भी देखते हैं। तो ये चॉइस पर डिपेंड करेगा। जो ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ से अपन को मिलेगा उसमें से एक चीज़ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो हमारे हैंडल मिसिंग डेटा को देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी और ओके हमने यूज़ किया, और सिमिलरली हमने क्यू इनपुट डायलॉग से गेट आइटम को यूज़ कर रहे हैं। उसमें भी हमारा टाइटल रहेगा हैंडलिंग मिसिंग डेटा। फिर हम ऑप्शन देंगे चूज स्ट्रैटेजी, ड्रॉप या फिर फिल, और फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन में ये दो ऑप्शन रहेंगे, ड्रॉप या फिर फिल। इफ़ ओके, अगर हमारा ओके सेटिस्फाई होता है तो स्ट्रैटेजी देखेंगे, अगर स्ट्रैटेजी फिल है तो फिर हम फिल मेथड का पूरा कोड यूज़ करेंगे, जिसमें हमें एक टेक्स्ट इनपुट करने का बॉक्स मिलेगा जिसमें हम मीन, मीडियन या फिर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ओके फिल सेटिस्फाई होता है, यानी कि अगर हम इसका ओके प्रेस करते हैं, तो फिर ये हैंडलर में से हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ को यूज़ करेगा। स्ट्रैटेजी जिसमें फिल रहेगी और फिल वैल्यू वो रहेगी जो हमने एंटर किया है, और फिर हम इसे डिस्प्ले भी करेंगे कि हमने मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर दिया है,
हमारी फिल वैल्यू को यूज़ करके, यानी कि मीन, मीडियन या जो भी स्पेसिफिक वैल्यू आपने डाली हो। और अगर हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो ड्रॉप होता है तो हम फिर से हैंडलर में से हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ का यूज़ करके स्ट्रैटेजी ड्रॉप यूज़ करेंगे और वही चीज़ हम डिस्प्ले भी करेंगे। जैसे ही ये हो जाता है तो हैंडलर का एक यूजेबल डेटा का हेड भी प्रिंट होएगा, लेकिन ये प्रिंट होगा CLI में, यानी कि हमारे टर्मिनल में। और जो डिस्प्ले सेलेक्टेड वेरिएबल है वो हमारे टेबल को अपडेट करेगा हमारे GUI इंटरफेस में। अब अगर ये ठीक से समझ आ गया होगा तो बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे कि हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स है, उससे हम हैंडलर से डायरेक्टली डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे, जो हमारा मेथड हमारे डेटा हैंडलर में है। और फिर टेक्स्ट को डिस्प्ले करेंगे कि हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया है, और फिर उस टेबल को अपडेट कर देंगे। फिर डेटा नॉर्मलाइज करने के लिए एक मेथड है जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यूज़ करने वाले हैं, और उसके लिए हमें हैंडलर के गेट न्यूमेरिकल कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल में भी वैल्यू डालेंगे, जो हमारा गेट डिपेंडेंट वेरिएबल है हैंडलर में से। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमेरिकल कॉलम में से है तो हम अपने न्यूमेरिकल कॉलम्स में से डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हटा देंगे। ये इसलिए किया है ताकि जो हमारा न्यूमेरिकल कॉलम्स है उसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ना है, क्योंकि मोस्ट लाइकली जैसा हमने डायमंड्स के केस में देखा था, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो प्राइस था और वो है न्यूमेरिक, और हमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स में नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनसे नॉर्मलाइज़ करना चाह रहे हैं। और ये बेहतर रहेगा कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मलाइज ना हो जाए। फिर यहाँ पर भी हम अपना क्यू डायलॉग बॉक्स रखेंगे जिसका टाइटल रहेगा सेट कॉलम्स टू नॉर्मलाइज, और उसमें भी एक लेआउट डालेंगे। फिर उसका एक लेबल भी हम डालने वाले हैं जिसमें सेलेक्ट कॉलम्स टू नॉर्मलाइज रहेगा, और उसके लिए भी एक विजेट ऐड होएगा। फिर कॉलम्स की लिस्ट डिस्प्ले होएगी। इसमें भी हमें मल्टी सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है जो सिलेक्शन मोड में हमने डाला है, यानी कि हम बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी एक फॉर लूप है जैसे हमने पहले भी देखा था, और फिर वो विजेट ऐड हो जाएगा। फिर 2 बटन्स और रहेंगे जिसमें हम ओके और कैंसिल डालने वाले हैं। ये सिमिलर ऑपरेशंस हमने पहले भी देखा था, जिसमें हमें एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड के भी कनेक्शंस दिखेंगे, और फिर उस बटन को भी ऐड करेंगे। अगर वो डायलॉग का एग्जीक्यूशन एक्सेप्ट होता है तो हमारा जो सिलेक्टेड कॉलम्स हैं उसकी लिस्ट कुछ ऐसी रहेगी, जिसमें हमारा कॉलम लिस्ट जो है, जिसमें हमारी कॉलम लिस्ट है, यानी कि जितने भी हमने वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, उसके आइटम्स को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में रखेंगे। और अगर सिलेक्टेड कॉलम्स में कुछ नहीं है तो सिलेक्टेड कॉलम्स नन रहेंगे। और फिर हम हैंडलर में से नॉर्मलाइज डेटा का यूज़ करेंगे जिसमें हम कॉलम्स रखेंगे अपने सिलेक्टेड कॉलम्स को, और जब डेटा नॉर्मलाइज हो जाएगा तब ये टेक्स्ट डिस्प्ले होएगा। और उसके साथ साथ हम अपनी टेबल को भी अपडेट करेंगे। इनकेस कुछ भी एरर आता है तो उसके लिए भी एक डायलॉग बॉक्स में एरर आ जाएगा। जैसा नॉर्मलाइज डेटा का हमने मेथड बनाया था वैसे ही सिमिलरली स्टैंडर्डाइज डेटा का भी रहेगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रखेंगे। उन न्यूमेरिकल कॉलम्स में से हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हटाएंगे। फिर एक और विंडो ओपन होगा जिसमें हमें स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कॉलम सेलेक्ट करने होंगे, उसका लेबल रखेंगे, और फिर एक कॉलम लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारे वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली उसमें भी हमारा बटन बॉक्स रहेगा जिसमें ओके और कैंसिल बटन रहेंगे, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड का कनेक्शन रहेगा, और वही सिमिलर डायलॉग का हम लेआउट सेट करेंगे। अगर वो डायलॉग एक्सेप्ट होता है तो हम उन सिलेक्टेड आइटम्स की एक लिस्ट बनाएंगे और फिर उसको हैंडलर के स्टैंडर्डाइज डेटा में डालेंगे। और सिमिलरली हमारा डेटा स्टैंडर्डाइज होता है तो डेटा स्टैंडर्डाइज करके टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा और हमारी टेबल भी अपडेट हो जाएगी। फिर एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल का भी मेथड है जिसमें हम कैटेगोरिकल कॉलम्स को स्टोर करेंगे। अगर उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसको रिमूव करेंगे। फिर एक और विंडो ओपन करेंगे, उसमें हमारा लेबल रहेगा एनकोड करने के लिए। फिर मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन रखेंगे जिससे हम अलग अलग वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर सकें। उसमें भी ओके और कैंसिल का बटन रहेगा, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड का कनेक्शन रहेगा, और वही लेआउट हम फिर से सेट करेंगे। जैसे ही डायलॉग एक्सेप्ट होता है तो हम अपने कॉलम लिस्ट में से सिलेक्टेड आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे और उसे हैंडलर के एनकोड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में डालेंगे। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एनकोड होते हैं तो वो हम डिस्प्ले करेंगे। फिर हमारा रिमूव आउटलायर्स का भी मेथड है जिसमें हम जी थ्रेशोल्ड इनपुट करवाएंगे। ये एक डबल वैल्यू रहेगी, यानी कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रहेगी। इसका टाइटल रिमूव आउटलायर्स है, उसमें हम जी थ्रेशोल्ड एंटर करने बोलेंगे और ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी। अगर ओके सेटिस्फाई होता है तो हम आउटलायर्स को रिमूव करेंगे हमारे जी थ्रेशोल्ड की हेल्प से। फिर अगेन वो डिस्प्ले टेक्स्ट आएगा कि आउटलायर्स रिमूव हो गए हैं और टेबल भी अपडेट हो जाएगी। फिर आते हैं हमारे डेटा विजुअलाइजेशन पे। अब ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आखिरी ही पार्ट है जिसमें हम अपने विजुअलाइजेशन का काम करेंगे। तो हम हैंडलर में से कॉलम्स को लेंगे और उसे कॉलम्स में स्टोर करेंगे। इसका हमने यूज़ किया नहीं है बट फिर भी हम रख सकते हैं। अगर हमें इस कोड को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी तब ये काम आ सकता है।
तो एक नया विंडो ओपन करेंगे जिसका टाइटल है सिलेक्ट विजुअलाइजेशन ऑप्शंस। अब यहाँ पे ग्राफ लेबल को हम सेट करेंगे सिलेक्ट ग्राफ टाइप। ये पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जैसे हमने बाकी के लेआउट सेट करे थे ये वैसे ही है। और इसमें जो ग्राफ टाइप कॉम्बो में ऐड आइटम्स है उसमें हम अपने ग्राफ्स के नाम लिखेंगे। फिर बटन बॉक्स के लिए भी ओके और कैंसिल के बटन्स हैं, उसके एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड के कनेक्शंस हैं और उसका लेआउट है। अगर डायलॉग का एग्जीक्यूशन एक्सेप्टेड रहेगा तब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो ग्राफ टाइप में हम ग्राफ टाइप कॉम्बो का जो भी सिलेक्ट हम करने वाले हैं उसका करंट टेक्स्ट निकालेंगे। न्यूमेरिक कॉलम्स है जिसमें न्यूमेरिकल कॉलम स्टोर हो रहे हैं, कैटेगोरिकल कॉलम्स है जिसमें कैटेगोरिकल कॉलम स्टोर हो रहे हैं। वैलिड कॉलम्स को हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। अगर ग्राफ टाइप जो हमारा ग्राफ टाइप है वो बार ग्राफ, काउंट प्लॉट और पाई चार्ट में से होगा तो वैलिड कॉलम्स हमारे कैटेगोरिकल कॉलम्स होंगे। अगर ग्राफ टाइप हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट या फिर स्कैटर प्लॉट में होगा तो वैलिड कॉलम्स न्यूमेरिक कॉलम्स होंगे। अगर पेयर प्लॉट या फिर हीट मैप में से कुछ होगा तो वो दोनों यूज़ करने वाले हैं। अगर वैलिड कॉलम्स में से कुछ नहीं होगा तो एक एरर थ्रो होएगी। और यहाँ पे हमारा विजुअलाइजेशन शुरू होता है। अगर ग्राफ टाइप हमारा पेयर प्लॉट या फिर हीट मैप में से हुआ तो उसके अंदर भी कंडीशनल्स हैं। जैसे ग्राफ टाइप पेयर प्लॉट हुआ तो हम विजुअलाइजेशन के अंदर से प्लॉट पेयर का यूज़ करेंगे, जिसमें जो हमारा डेटा रहेगा वो हैंडलर में से यूजेबल डेटा रहेगा। ये विजुअलाइजेशन के अंदर हमने पिछले वीडियो में देखा था तो वो आप देख सकते हैं। और सिमिलरली अगर हीट मैप हुआ तो विजुअलाइजेशन में से प्लॉट हीट मैप यूज़ करेंगे। अगर कुछ एरर आती है या फिर कुछ और यूज़ होता है तो ये एरर थ्रो होएगी। ये हमने पहले ही क्यों कर दिया है उसके बारे में थोड़ी देर से बताऊंगा। बट उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अब सिलेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऑप्शन है। इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम वैलिड कॉलम्स का यूज़ करने वाले हैं। वो वैलिड कॉलम कौन से हैं जो हमारे ग्राफ टाइप के बेसिस पे हम सिलेक्ट करने वाले हैं। इसमें भी एक ओके और कैंसिल का बटन रहेगा और बाकी सिमिलर एग्जीक्यूशन होगा। अगर क्यू डायलॉग हमारा एक्सेप्ट होता है तो इसके आगे हम करेंगे। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा इंडेप कॉम्बो का करंट टेक्स्ट होगा, यानी कि जो भी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं उसके टेक्स्ट को हम निकालेंगे। यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो इनकोडेड है कि नहीं। अगर इनकोडेड होता है तो इंडेप वेरिएबल में हम इनकोडेड कॉलम्स को भी डालेंगे। फिर उसके बाद हमारे ग्राफ टाइप्स पे आते हैं। अगर ग्राफ टाइप हमारा बार ग्राफ हुआ तो हम बार ग्राफ प्लॉट करेंगे जो हमारे विजुअलाइजेशन पैकेज से मिलेगा। और वैसे ही बाकी सारे ग्राफ्स भी हम डिस्प्ले करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा कोड ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। ये अगर कोई और एरर आता है तो उसके लिए एक एक्सेप्शन है। फिर इसके बाद फाइनली हमारे पास लोड स्टाइल शीट है जिसमें हम विथ ओपन फाइल नेम यूज़ करेंगे और उस स्टाइल शीट को रीड करेंगे। उसमें हम फाइल नेम डालने वाले हैं और यहाँ पे फाइल नेम जो रहेगा हमारा वो है style.qss। वो हमने एकदम शुरुआत में देखा था जब हम इनिशियलाइज़ कर रहे थे। उसमें self.load स्टाइल शीट था जिसमें style.qss हमने डाला था। इनकेस आप किसी और डायरेक्टरी में उस स्टाइल शीट को रखते हैं तो आपको वो भी मेंशन करना होगा। फिर लास्ट में अगर नेम इक्वल्स मेन जो हमारा बॉयलर प्लेट है तो उसके बेसिस पर हम इस एप्लीकेशन को चालू करेंगे। तो अब इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अच्छे से समझते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे पाइथन, क्योंकि इसी डायरेक्टरी के अंदर है तो qtapp.py। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन चालू जल्दी हो जाएगा। और ये टर्मिनल बेस्ड नहीं है बल्कि एक एडिशनल विंडो ओपन करेगा। ये रहा हमारा एप्लीकेशन, बहुत बेसिक सा है। जो हमारा स्टाइल शीट है उसी के बेसिस पर ये कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो ये बहुत ही बेसिक बनता। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा सेट टाइटल विंडो था डेटा विजुअलाइजेशन टूल वो आप देख सकते हैं इसके हेडर में है। और जो इसका ओवरऑल साइज़ है आप अगर देखेंगे मेरी जो स्क्रीन है वो फुल HD है, यानी कि 1920x1080 पिक्सल्स की। और जो हमने इस विंडो को सेट किया था वो था 1280x720 पिक्सल्स और उसके हिसाब से ये सही है। ये लिमिटेड नहीं है, आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं एक काम करता हूँ इसको ऐसे रख देता हूँ तो थोड़ा ईजी रहेगा समझने के लिए, है ना। यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे लोड बटन। जो लोड बटन है उसमें लोड फाइल लिखा है, ये रहा हमारा लोड बटन। इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ओपन होएगा कि हम अपना फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं लोड फाइल को एक बार दिखाना चाहूँगा। ये जो लोड फाइल है इसमें हमने देखा था ओपन CSV XLSS फाइल, ये ऊपर इसका टाइटल आ गया। जो CSV फाइल यहाँ पे आपको दिख रहा है वो ये है कि हम CSV फाइल ही बस देखना चाह रहे हैं। जो XLSX है वो यहाँ है, जैसे ही हमने वो सिलेक्ट किया तो बाकी सब कुछ गायब हो गया।
और फिर ऑल फाइल्स भी है, इसको मैं ऑल्ट जी करके अपने पूरे फ्रेम में ले आता हूँ, तो ऑल फाइल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका यही मेथड होगा, अगर आप इसमें टाइपिंग मिस्टेक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और जैसे ही हम इसमें से डायमंड्स जो हमारा डेटा सेट है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़ाइल लोडेड फ्रॉम, और ये डायरेक्टरी आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही उसको फाइल नेम मिला, हमने पहले तो लोड फाइल में भेजा जो हैंडलर में है, और वहाँ से हमारा डेटा सेट लोड हुआ। फिर उसके बाद जो डिस्प्ले टेक्स्ट है, ये जो डिस्प्ले टेक्स्ट है उसमें हमारा टेक्स्ट आ गया है। फिर सेल्फ डिस्प्ले कॉलम भी यूज़ किया है, जो ये है, जो हमारे कॉलम्स को डिस्प्ले करता है, कॉलम्स अवेलेबल और कॉलम्स के सारे नेम वो हमें मिल गए। इसके अलावा हम ऊपर ही देखें, हमारे जो यूज़र इंटरफेस का इनिशियलाइजेशन था उसमें और भी बटन्स हैं, जैसे कि सब वास्ट बटन, यानी कि सिलेक्ट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो ये रहा। उसके अंदर आपको ये सब मिल जाएगा। डेटा क्लीनिंग ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, विजुअलाइज डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो टेबल विजेट है, ये विजुअलाइज डेटा के नीचे जितना हिस्सा आप देख रहे हैं वो टेबल विजेट है। अभी ये खाली है क्योंकि अभी तक हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट नहीं किए हैं। ये रहा सबमिट वेरिएबल्स। सबमिट वेरिएबल्स हमारा सिलेक्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर काम करता है। जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, ठीक है, जहाँ पे सिलेक्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम से है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये यहाँ पे टाइटल है इसका, जो विंडो टाइटल हमने रखा है। जो डिपेंडेंट लेबल है, सिलेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये उसका लेबल है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये जो बॉक्स है वो हमारा डायलॉग बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स। क्यों कॉम्बो बॉक्स? यहाँ से हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें ले लिया प्राइस। अब क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे हिसाब से एक इसमें सेलेक्ट करना सही रहेगा, इसलिए मैंने सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल वाला डाला है। और सिमिलरली यहाँ देखें तो क्यू लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए भी है। यहाँ पे लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन एक साथ हैं, जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। उसी के लिए ये फॉर लूप यूज़ किए थे। और मल्टी सिलेक्शन जो आप देख रहे हैं ना सिलेक्शन मोड में, इसकी वजह से हम अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, टर्मिनल में हमारे पास एक डेटा प्रीव्यू आ जाएगा। हमने सेलेक्ट किया है और थोड़ी देर में हमारे पास ये भी डिस्प्ले हो गया। ये थोड़ा टाइम लेता है, और यहाँ पे हमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉलम्स भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे पूरा डेटा सेट दिखाई दे रहा है। लास्ट में एकदम देखेंगे तो इसमें 53,940 रोज़ हैं। तो टर्मिनल में हम देखें, पहले मैं अपने पेट्स को थोड़ा अलग करता हूँ। टर्मिनल में हम देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। हमारे सिलेक्टेड वेरिएबल्स दिख गए, अवेलेबल वेरिएबल्स दिख गए। ये चीज़ अगर आपको याद होगा, हमारे main.py में जो हमारा CLI इंटरफेस था उसमें भी डिस्प्ले होता था। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हैंडलर में से डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल्स, जिसमें हम CLI में ही डिस्प्ले करते थे, जिसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया था। प्रिंट स्टेटमेंट हम जब भी यूज़ करेंगे वो हमारा CLI में डिस्प्ले होगा। उसके अलावा हम जो भी चीज़ यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं हमारे GUI एप्लीकेशन में, उसके लिए हमें डिस्प्ले टेक्स्ट डॉट अपेंड करना होगा। तो ये था हमारा सबमिट वेरिएबल का पूरा पार्ट, जिसमें हमने सिलेक्ट किया है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। थोड़ा टाइम लेकर उसने हमें सिलेक्ट करके दे दिए और हमारा टेबल भी डिस्प्ले कर दिया। अब अगली चीज़ देखते हैं, जो है डेटा क्लीनिंग ऑप्शंस। ये जो डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल्स है वो चीज़ भी मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट स्टेटमेंट्स जो हैं, हमारा सिलेक्टेड वेरिएबल्स यहाँ दिख गया, ये रहा, और डेटा प्रीव्यू दिख गया, ये रहा। अब डेटा क्लीनिंग ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है। डेटा क्लीनिंग में देखेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, जितना भी होता है। अब इसमें हम देखेंगे तो यही सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से हम कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हैंडल मिसिंग डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें भी हमारे पास ड्रॉप और फिल के ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे हैंडल मिसिंग डेटा, इसमें हमारे पास ड्रॉप और फिल का ऑप्शन है। हैंडल मिसिंग डेटा इसका टाइटल है, चूज स्ट्रैटेजी यहाँ पे आ गया, और जो ऑप्शंस हैं ड्रॉप और फिल वो यहाँ पर आ गए। हम इसमें ड्रॉप सेलेक्ट करेंगे। वैसे फिल भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं फिल दिखा देता हूँ। इस डेटा सेट में तो वैसे शायद कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, बट फिल दिखा देता हूँ। फिल में हमारे पास टाइप करने के लिए एक बॉक्स आता है। जब हमारी स्ट्रैटेजी फिल होती है तो जो भी वैल्यू हम लिखेंगे उसकी हेल्प से हम मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे मीन लिख देता हूँ और मैंने एंटर कर दिया। अब थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि डेटा सेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिल द मिसिंग वैल्यूज़ यूजिंग मीन, फिल द मिसिंग वैल्यूज़ यूजिंग मीन। मीन यहाँ पे आ गया। ड्रॉप भी करते तो वैसे ही आता। अब मिसिंग वैल्यूज़ तो वैसे भी नहीं रहेंगे, बट फिर से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके जैसे ही दबाएंगे
यहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम से चेंजेस आ गए, क्योंकि ये बैकएंड में जल्दी काम करता है। बैकएंड से फ्रंट एंड में आने में थोड़ा टाइम लेता है। जैसे ये अब आ रहा है, यहाँ पर भी डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए होंगे अगर कोई डुप्लीकेट्स होते तो। अगर एकदम नीचे जाके देखें तो हाँ, कुछ चीज़ें कम तो हुई हैं, क्योंकि ये 940 था। फिर डेटा क्लीनिंग ऑप्शंस में फिर से क्लिक करेंगे। अब करते हैं रिमूव आउटलायर्स। ठीक है, अब इसके लिए हम जी थ्रेशोल्ड देते हैं 2। पहले के कंपैरिजन में यहाँ देखें तो आइडियल प्रीमियम गुड प्रीमियम गुड, आइडियल प्रीमियम प्रीमियम बीच का एक गायब हो गया, और वो यहाँ पे भी अभी आपने चेंजेस देखे होंगे। थोड़ा सा आप पीछे करके इस वीडियो को फिर से प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर भी चेंजेस दिखाई देंगे। अब इसी चीज़ के लिए हमने ये रहा, ये पार्ट रखा था जिसमें हम रोज़ को रिमूव कर रहे थे। जब ये पार्ट नहीं था तब यहाँ पर जो भी रोज़ रिमूव होती थी वो एम्प्टी होती थी, लेकिन क्योंकि अब हम उस रो को कम्प्लीटली रिमूव कर रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब अगर हम एकदम नीचे जाके देखेंगे तो 38,291 ही बचे हैं, यानी कि हमारे थ्रेशोल्ड के बेसिस पर आउटलायर्स रिमूव हो गए हैं। और यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, और हम नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। अब सीधे विजुलाइज़ करते हैं। तो विजुलाइज डेटा में क्लिक करके हमें ये विंडो मिलता है, और हम आ चुके हैं अपना विजुलाइज डेटा में। ये तो हमारा नॉर्मलाइज और बाकी सबका बैकएंड कोड है। हाँ थोड़ा आगे बढ़ गया था। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे ग्राफ टाइप के लिए। अगर मैं बार ग्राफ सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा होगा, बार ग्राफ अगर सिलेक्ट किया है तो हमारे पास सिर्फ कैटेगोरिकल कॉलम्स होने चाहिए। तो अगर मैं ओके प्रेस करूँगा तो एक नया विंडो आएगा जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, कट, कलर, और अभी तो नहीं कर सकता बट एनीवे कट किया, ओके किया तो ये हमें एक नया विंडो में हमारा विजुअलाइजेशन दे देगा। सिमिलरली लेट्स डू फॉर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास सब आ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे पास प्राइस का भी ऑप्शन आ रहा है, और वो मैंने फ़िक्स नहीं किया है। इसको हम फिक्स ज़रूर करेंगे आने वाले समय में। बट लेट्स सी, हिस्टोग्राम में मैं कैरेट डालता हूँ एंड ओके, और कैरेट का हमारे पास एक अच्छा सा हिस्टोग्राम आ गया। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सिलेक्ट हीट मैप, क्योंकि पेयर प्लॉट आपको पता होगा थोड़ा टाइम लेता है, तो हीट मैप सिलेक्ट करते हैं। ऑटोमेटिकली हमें हीट मैप मिल जाता है। एंड ये था हमारा पूरा डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। इसकी लिंक गिटहब में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे सारा कोड देख सकते हैं। और यूट्यूब में भी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना ली है जिसमें ये सारे चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छे से तो नहीं बोलूँगा बट अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर से बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा था, मेरे एक माइनर प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इसलिए बनाना ज़रूरी था। और क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने गूगल और चैट जीपीटी की हेल्प से ये पूरा बनाया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे को अभी भी नहीं आते हैं, मैं प्रोग्रामिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता हूँ। आप में से बहुत लोगों को लग सकता है कि ये चीज़ क्या है, मतलब उतनी अच्छी नहीं बनी, एंड आई अंडरस्टैंड। तो उससे रिलेटेड आप मुझे सजेशन भी देना चाहें तो मैं उसके लिए भी ओपन हूँ। कमेंट सेक्शन में आप इसको जैसे भी अपने हिसाब से क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं उस क्रिटिसिज्म को लेके इस और इम्प्रूवमेंट लाना चाहूँगा। तो ये था हमारा एप्लीकेशन, हमारा डेटा विजुअलाइजेशन टूल। प्लेलिस्ट आप अगर एक्सेस कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी सजेशन है या क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लेलिस्ट अच्छी लगी, वीडियोस अच्छे लगे, लाइक ज़रूर करना, और जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं शेयर ज़रूर करना। आप चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। और मैंने पहले भी बोला था, मैंने इस चैनल के इंट्रोडक्शन में भी बताया होगा कि ये चैनल सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी करने वाला हूँ जो मुझे आती है या फिर जो मैं सीखना चाहता हूँ। अब सिर्फ प्रोग्रामिंग एक हिस्सा है, मुझे प्रोग्रामिंग पसंद है तो मैं थोड़ा बहुत उसमें हाथ पैर मारते रहता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएशन में भी हूँ, मेरे अलग चैनल्स भी हैं, मैं उसके लिए वीडियोस भी एडिट करता हूँ, प्लस मैं 3D मॉडलिंग भी अभी सीख रहा हूँ, तो वो उसके भी रिलेटेड भी वीडियोस इसमें डाल सकता हूँ। एंड ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मैं जो सीख रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं अपलोड करते जाऊँगा। तो ये सिर्फ प्रोग्रामिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये भी चीज़ एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके अलावा अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, जैसे ही मैंने क्रॉस किया तो ये बंद हो गया। सो दिस वॉज इट फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। कुछ और सजेशन हो आप बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।